हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द CS करण यार। कैसे आप लोग? होप सो आप लोग अच्छा होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छा। फ्रेंड्स, हम लोग फाइनल अकाउंट कर रहे हैं, उसमें हम लोग एडजस्टमेंट सीख रहे हैं। हम लोग अभी तक बैड डेट से रिलेटेड सारा एडजस्टमेंट सीख चुके हैं। आज हम लोग एडजस्टमेंट सीखेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड। चलो हम लोग सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एडजस्टमेंट सीखेंगे। ठीक, हम यहाँ पे आपको लॉ नहीं पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे आपको अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है जीएसटी का, वो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं। मैं यहाँ पे जीएसटी का लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करना। बट थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे सिखा सकता हूँ, बट पूरा नहीं सिखा सकता हूँ। ठीक, तो चलो हम लोग एग्जाम्पल से डिस्कशन करते हैं। एज अर्लियर जैसे हम लोग एग्जाम्पल से इतना अभी सीखे हैं, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते ये मेरा होलसेलर है, ठीक, ये मेरा रिटेलर है और ये मेरा फाइनल कंज्यूमर है। क्या फाइनल कंज्यूम करना है। ठीक, मान लेते कोई प्रोडक्ट होलसेलर के लिए जो कॉस्ट बनता है वो 10,000 का कॉस्ट बनता है। ये प्रॉफिट ऐड करता है 10% है ना, तो इसके लिए 1,000 का प्रॉफिट कमाता है और 11,000 पे जीएसटी ऐड करके, जीएसटी लेट से मान लेते 10% ऐड करके बेच देता है किसको? रिटेलर को। ये होलसेलर है, ये रिटेलर है और ये, ठीक है, बेच देता है। कितना बेचता है? 12,100। मतलब सामने वाला मतलब रिटेलर इसको पेमेंट कितना करता है? रिटेलर इसको जो पेमेंट कर रहा है वो 12,100 कर रहा है। ठीक, 12,100 कर रहा है। बट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, रिटेलर के लिए कॉस्ट कितना पड़ेगा? मतलब इसने जो सामान खरीदा इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा? क्या रिटेलर के लिए कॉस्ट 12,100 पड़ेगा, या फिर 11,000 पड़ेगा, या फिर 12,100 हो गया, 11,000 हो गया, ठीक है ना? कितना कॉस्ट पड़ेगा? या फिर 10,000 पड़ेगा? ठीक, मैं तीनों चीज ले रहा हूँ। क्या रिटेलर के लिए जो कॉस्ट पड़ेगा वो 12,100 पड़ेगा, 11,000 पड़ेगा या 10,000 पड़ेगा? ठीक, मतलब 12,100 पड़ेगा, 11,000 पड़ेगा या 10,000 पड़ेगा? कौन सा पड़ेगा? अगर मान लेते हैं कि अगर मैं इसका कॉस्ट 12,100 ले रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने जीएसटी जो है 1,100 रुपया, ये इसका कॉस्ट का पार्ट बना दिया। ठीक, लेकिन जीएसटी का जो रूल है, जीएसटी का लॉ एंड रेगुलेशन है, वो बोलता है क्या कि सामने वाला जो, जब तक वो फाइनल कंज्यूमर नहीं है, जब तक कि वो फाइनल कंज्यूमर नहीं है, उस पर जीएसटी का वर्डन नहीं पड़ेगा, उस पर जीएसटी का वर्डन नहीं पड़ेगा। मतलब वो अपने लिए कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएगा। इस सिचुएशन में पे तो रिटेलर कर रहा है 12,100 ही। इस सिचुएशन में रिटेलर पे तो कर रहा है 12,100, लेकिन 12,100 में 11,000 पे कर रहा है गुड्स के लिए, है ना, इसको, होलसेलर को, और 1,100 पे कर रहा है जीएसटी के लिए। और वो जीएसटी कौन किसको पे करेगा? इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है। क्योंकि डायरेक्टली कौन पे कर रहा है? तो डायरेक्टली होलसेलर गवर्नमेंट को पे कर रहा है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली रिटेलर गवर्नमेंट को पे कर रहा है 1,100। इट मीन्स इसके लिए जो कॉस्ट बनेगा वो कॉस्ट बनेगा 11,000। कितना बनेगा? 11,000। अब इसमें लेट से ये भी अपना प्रॉफिट ऐड करता है, कितना? 10% के रेट से 1,100, तो कितना हो गया? 12,100। और 12,100 का अगर 10% जीएसटी निकालें तो आएगा कितना? 1,200। अब बताओ ये सामने वाले को कितना बेचेगा कस्टमर को? तो 1,210 प्लस 12,100, 13,310 पे, 13,310। कस्टमर इसको कितना पे करेगा? तो कस्टमर इसको पे करेगा 13,300। इस 13,310 में 1,210 रुपया तो जीएसटी है, टैक्सेस है, जीएसटी का टैक्स है ना? क्या है? 1,210 जीएसटी का टैक्स है। और गुड्स का रेट है 12,100। गुड्स का रेट है 12,100। मतलब मैं अगर बात करूं तो जीएसटी दो जगह पे आया, एक तो जीएसटी ये आ रहा है और एक जीएसटी ए आ रहा है। ठीक, लेकिन एक प्रोडक्ट पे दो बार तो जीएसटी आएगा नहीं, है ना? दो बार जीएसटी नहीं आएगा। बट गवर्नमेंट को जो टैक्सेस पे करना होगा, गवर्नमेंट को इस प्रोडक्ट पे, इस 10,000 के प्रोडक्ट पे पूरा टैक्स कितना मिलना चाहिए? तो पूरा टैक्स मिलना चाहिए 1,210 रुपया। पूरा टैक्सेस जो मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए गवर्नमेंट को? 1,210। उसमें से 1,100 रुपया पहले पे कर चुका है, 1,100 रुपया रिटेलर ने पहले पे कर चुका है, इसलिए अब एंड में 110 रुपया रिटेलर को पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को अभी कुछ भी नहीं समझ में आएगा। चलो फिर से यही एग्जांपल को फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। ठीक, यही एग्जांपल को हम लोग
फिर से रिपीट करते हैं और देखते हैं कि क्या सॉल्यूशंस इसका आता है। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा था, तीन पार्टी है, ठीक, तीन पार्टी कौन है, एक तो होलसेलर, दूसरा रिटेलर और तीसरा कस्टमर। होलसेलर का कोई भी प्रोडक्ट, होलसेलर किससे लेगा, मैन्युफैक्चरर से लेगा, होलसेलर किससे लेगा, मैन्युफैक्चरर से। मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स के व्यू से नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो अकाउंटिंग करूंगा वो सिर्फ रिटेलर के व्यू से करने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जो अकाउंटिंग करूंगा वो रिटेलर के व्यू से करूंगा। प्लीज ध्यान से समझना, रिटेलर के व्यू से ध्यान से समझना कि रिटेलर के लिए क्या जीएसटी टैक्सेस, इनपुट टैक्सेस है या आउटपुट टैक्सेस है। मान लेते हैं होलसेलर के लिए कोई प्रोडक्ट 10,000 का कॉस्ट था, उसमें 1,000 का प्रॉफिट ऐड किया, 11,000 में इसको बेचा, बट इसको बेचा क्या, जीएसटी लगा करके, तो टोटल कॉस्ट इसके लिए पड़ा 12,100। तो 12,100 में रिटेलर के लिए 11,000 उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट था और 1,100 जीएसटी था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रिटेलर अपने बुक में इसका क्या एंट्री करेगा, क्योंकि रिटेलर ने परचेज किया है ना। प्लीज फोकस रखना कि मैं जो एंट्री बता रहा हूं वो सिर्फ रिटेलर के व्यू से कर रहा हूं, दोनों एंट्री परचेज और सेल, क्योंकि देखो यहाँ पे रिटेलर ने क्या किया, होलसेलर से परचेज किया है, ठीक, और रिटेलर ने कस्टमर को, कंज्यूमर को क्या किया है, कंज्यूमर को सेल किया है। तो मैं रिटेलर के व्यू से परचेज और सेल का एंट्री करूंगा। अब बताओ रिटेलर के लिए परचेज का एंट्री क्या होगा, रिटेलर का अल्टीमेट कॉस्ट कितना पड़ा, अल्टीमेट कॉस्ट जो पे किया इसने कैश में, ठीक है ना, वो 12,100 पे किया। कितना पे किया, 12,100 पे किया। लेकिन उसने जो गुड्स परचेज किया उसका रेट था 11,000 रुपया। क्लियर, गुड्स जो परचेज किया उसका रेट था 11,000, बट अल्टीमेट पे कितना किया, 12,100। ठीक, तो परचेज अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट, जीएसटी अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट कितना, 1,100, और परचेज अकाउंट डेबिट कितना से किया था, 11,000 से। परचेज अकाउंट डेबिट कितना से किया था, 11,000 से। जीएसटी अकाउंट डेबिट किया 1,100 से, और कैश अकाउंट क्रेडिट किया 12,100 से। मैंने लॉजिक बता दिया कि मैं परचेज कर रहा हूँ, परचेज मेरा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेज इंक्रीज डेबिट। जीएसटी अब यहाँ पे क्या बनेगा, एसेट्स बनेगा कि लायबिलिटी बनेगा रिटेलर के लिए। तो ध्यान से देखो, रिटेलर ने पेमेंट किसको किया है, इस जीएसटी का अमाउंट का रिटेलर ने पेमेंट किया है होलसेलर को, और होलसेलर क्या कर रहा है, होलसेलर इसको पेमेंट कर रहा है गवर्नमेंट को। तो मैं अगर बात करूं डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, तो रिटेलर ने जीएसटी का पेमेंट किसको किया है, गवर्नमेंट को। समझा गया। तो जब क्या करेगा, जब रिटेलर इसको सेल करेगा, किसको सेल करेगा, कस्टमर को, तो कस्टमर से भी जीएसटी वसूल करेगा, है ना, कस्टमर से भी जीएसटी वसूल करेगा। और जब इसने होलसेलर से परचेज किया, तो जब परचेज किया था इसने इसको पेमेंट किया था जीएसटी का, ठीक, जीएसटी का पेमेंट इसने इसको पेमेंट किया था, और इसने क्या किया था, गवर्नमेंट को पेमेंट किया था। तो ये रिटेलर के लिए, ये जीएसटी रिटेलर के लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। और आपको पता है एसेट्स किसको बोलते हैं, अगर मुझे फ्यूचर में किसी से पैसा लेना है, फ्यूचर में किसी से पैसा, डेटर, डेटर क्या होता है, डेटर वैसा बंदा है, डेटर मेरे लिए एसेट्स है, और एसेट से मुझे पैसा लेना, डेटर से क्या होता है, फ्यूचर में पैसा लेना होता है, तो वो हमारे लिए एसेट्स कहलाता है। तो ये जीएसटी भी मैं गवर्नमेंट से क्या करूंगा, लूंगा तो नहीं, बट सेटल कर लूंगा। और कैसे सेटल करूंगा मैं अभी बताता हूँ। ये जीएसटी गवर्नमेंट तो मुझे रिफंड नहीं करेगी, रिटर्न नहीं करेगी, बट मैं जीएसटी को, इस जीएसटी को सेटल कर लूंगा। और कैसे सेटल करूंगा मैं अभी बताता हूं, बट इस जीएसटी का नाम लिखोगे इनपुट जीएसटी, ठीक, इनपुट जीएसटी, मतलब इस जीएसटी से मुझे आईटीसी क्लेम करना, इस जीएसटी का यूज हम आईटीसी के लिए क्लेम करने के लिए यूज करेंगे, इसलिए मेरा एसेट्स बना। और ये मेरा कैश, मैंने जो पेमेंट किया तो कैश एसेट डिक्रीज रेट, होप सो क्लियर है। अब मैंने सामने वाले को फिर से बेचा, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, 11,000 का कॉस्ट बन गया, मैंने फिर अपना प्रॉफिट ऐड किया, ठीक, तो 12,100 हुआ, और 12,100 में जीएसटी चार्ज किया, और 13,310 रुपये में मैंने कस्टमर को बेच दिया, 13,310 में कस्टमर को बेच दिया। कस्टमर से मैंने कितना लिया, 13,310, इसमें से 1,210 जीएसटी का पार्ट है, और 12,100 क्या है, गुड्स सेल किया उसका पार्ट है। तो मैं, रिटेलर सेल का क्या एंट्री करेगा, रिटेलर सेल का क्या एंट्री करेगा, सेल का एंट्री क्या करेगा, इसके पास पैसा कितना आया, तो बात करते कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया 13,310, पैसा आया 13,310, बट इसने जो गुड्स सेल किया था उसका अमाउंट कितना, टू सेल्स अकाउंट 12,100, 12,100,
और जीएसटी कितना पे किया, जीएसटी कितना लिया था सामने वाला से 1210। अब इस जीएसटी का नाम क्या रखें, अब ये जीएसटी मेरे लिए आउटपुट जीएसटी होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे लिए लायबिलिटी बन रहा है। लायबिलिटी क्यों बन रहा है, क्योंकि मैंने सामने वाले से कस्टमर से लिया है। अब वो जीएसटी मैंने सामने वाले कस्टमर से लिया है, बट वो जीएसटी मेरा इनकम का पार्ट नहीं है। प्लीज दोनों ध्यान से, मैंने 13,310 में 12,100 तो गुड्स बेचा उसका लिया, तो ये तो मेरा इनकम का पार्ट है, ठीक। अब 1210 मैंने एज ए जीएसटी लिया, अब ये जीएसटी किसको पे करना है, ये जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक। तो मैंने कस्टमर के बिहाफ पे जीएसटी कलेक्ट किया हूं और मैं जीएसटी पे करूंगा किसको, गवर्नमेंट को पे करूंगा, ठीक। तो मुझे अल्टीमेट, देखो गवर्नमेंट को अल्टीमेट चाहिए कितना, गवर्नमेंट को इस 10,000 का जो प्रोडक्ट था इससे अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 1210 का जीएसटी लग गया, ठीक। बट मैंने 1100 का जीएसटी पे कर चुका हूं। देखो मैंने सामने वाले को 1100 का जीएसटी पे कर चुका हूं, देख लो मैंने 1100 का जीएसटी पे कर चुका हूं। इस सिचुएशन में मेरा लायबिलिटी कितना बन रहा है, लायबिलिटी बन रहा है 1210 का, क्योंकि मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया और कलेक्ट करके मुझे पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, तो मेरे लिए लायबिलिटी बना 1210 का, और उसमें से मैंने 1100 को पेमेंट कर चुका था जो मेरा एसेट्स बना था, ठीक। तो अल्टीमेट लायबिलिटी की मैं बात करूं 1210 माइनस 1100, तो अल्टीमेट लायबिलिटी मेरा जो बन रहा है वो 110 बन रहा है। मतलब अभी भी मुझे जीएसटी का जो पेमेंट करना है, जीएसटी का जो लायबिलिटी बन रहा है, जीएसटी का जो पेमेंट करना है वो मुझे 110 रुपया पेमेंट करना है। होप सो क्लियर है। अब ये 110 रुपया आया कैसे, आप अब इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जीएसटी लगता है वैल्यू एडिशन पे, जितना वैल्यू एडिशन होगा उस पे जीएसटी लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसके लिए कॉस्ट बना था कितना, 11,000 कॉस्ट बना था, इसने वैल्यू एडिशन कितना किया, 1100 का वैल्यू एडिशन किया। तो 1100 का अगर 10% आप निकालोगे जीएसटी, क्योंकि जीएसटी का रेट कितना है 10%, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बता सकते थे कि वैल्यू एडिशन 1100 को है, तो यहाँ पे इसका जो जीएसटी पड़ेगा वो 110 रुपया का जीएसटी इसको पेमेंट करना पड़ जाएगा, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को ये सारे प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट वाले पे इसका जिसका कॉस्ट 10,000 था, इस प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट को अल्टीमेट कितना चाहिए था पैसा, अगर ये होलसेलर से रिटेलर के पास और रिटेलर से कस्टमर के पास पहुंचता है तो गवर्नमेंट को चाहिए था 1210। तो 1210 में से पहले 1210 में से 1100 तो पहले पे कर चुका था और 110 रुपया अभी पे करेगा। होप सो अभी क्लियर है। जर्नल एंट्री अकाउंट, जर्नल एंट्री जो मैंने बनाया है वो भी क्लियर हो गया होगा। परचेज का जर्नल एंट्री और सेल्स का जर्नल एंट्री। परचेज का जर्नल एंट्री फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखो परचेज मैंने किया कितना, अल्टीमेट मैंने पेमेंट कितना किया, प्लीज ध्यान से सुनो। मैं जो एंट्री कर रहा हूँ मैं रिटेलर के व्यू से कर रहा हूँ, ठीक। मैं किसके व्यू से कर रहा हूँ, रिटेलर के व्यू से, क्योंकि मुझे रिटेलर के लिए ही परचेज दिखाना है और रिटेलर के लिए ही सेल दिखाना है। रिटेलर के लिए ही परचेज दिखाना और रिटेलर के लिए ही सेल्स दिखाना है। तो रिटेलर जब परचेज करेगा तो जनरली हम परचेज करते हैं एंट्री, तो क्या एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक, टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बट मैंने यहाँ पे कैश कितना पे किया है, तो मैंने जो कैश पे किया था वो पे किया था 12,100। मैंने जो कैश पेमेंट किया था वो 12,100 पे किया था। उसमें से गुड्स का पार्ट था 11,000 का और जीएसटी का पार्ट था 1,100। तो मैंने जो पेमेंट किया वो कितना किया, 12,100 पेमेंट किया। इसमें से मेरा परचेज का कॉस्ट था 11,000 और जीएसटी का पार्ट था 11, ये हो गया 12,100। इसको मैंने बोला ये मेरे लिए एसेट्स है, इसलिए इसका नाम रखा इनपुट जीएसटी, क्योंकि मैं इसका आईटीसी क्लेम करूंगा इसलिए इसका नाम रखता हूं इनपुट जीएसटी। दूसरा सेल्स का एंट्री क्या करेगा, सेल्स करेगा तो मेरे पास पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये नॉर्मल एंट्री तो जानते हैं, ठीक, टू सेल्स अकाउंट। बट मेरे पास पैसा आया कितना और मैंने सेल्स कितना किया था, देखो मैंने सेल्स किया था 13,310 का, 13,310। उसमें से मेरा सेल्स का अमाउंट था 12,100 और 1200 था, 10 था, मैंने जीएसटी के लिए कलेक्ट किया था, ठीक। जीएसटी तो मेरा है नहीं, तो कैश मैंने कलेक्ट किया था 13,000 था, कैश मैंने कलेक्ट किया था 13,310, 13,310। उसमें सेल्स का अमाउंट था 12,100 और जीएसटी का जो अमाउंट था वो 1,210 था। तो 12,100 प्लस 1,210 करेंगे तो आ जाएगा 13,310। अब इस जीएसटी को हम क्या नाम दे रहे हैं, इस जीएसटी को बोल रहे हैं आउटपुट जीएसटी। आउटपुट को मतलब मुझे पेमेंट करना है, इसलिए मेरा लायबिलिटी बनेगा और ये मेरा एसेट्स बनेगा। अब बताओ देना है मुझे कितना, लायबिलिटी का मतलब क्या होगा, आउटपुट जीएसटी, मतलब गवर्नमेंट को देना है कितना 1210 और इनपुट जीएसटी गवर्नमेंट से लेना कितना है, लेना है 1,100।
तो मैं बोल सकता हूँ अल्टीमेटली कि मैं 110 रुपया गवर्नमेंट को पे कर दूं, है ना, गवर्नमेंट को पे कर दूं। तो मैं इसका एंट्री क्या करूंगा, टू कैश, है ना, कितना 110, और जीएसटी अकाउंट, जीएसटी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी रिड्यूस होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, तो लायबिलिटी रिड्यूस डेबिट जीएसटी अकाउंट, या फिर इसका नाम लिख सकते हैं आउटपुट लायबिलिटी, ठीक, आउटपुट जीएसटी, क्योंकि मेरा लायबिलिटी है तो आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 110 टू कैश अकाउंट, ठीक। ये तो जर्नल एंट्री था जो मैंने आपको बता दिया डिटेल में, ठीक है, बट आपको इतना नहीं करना है, आपको इतना, देखो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक, लेकिन आपके एग्जाम के पर्पस के लिए इतना डिटेल नहीं जाना है, एग्जाम के पर्पस के लिए इतना डिटेल नहीं जाना है। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल समझाता हूं कि आप इसका कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक। तो देखो मैंने आपको बता दिया कि ये इनपुट बनेगा और ये क्या बनेगा, देखो जब हम सामान परचेज करते हैं तो हमारे लिए इनपुट जीएसटी बनता है, मतलब मेरे लिए एसेट्स बनता है। अब जब सामान सेल्स करते हैं तो मेरे लिए आउटपुट जीएसटी बनता है और वो मेरे लिए लायबिलिटी बनता है। तो लायबिलिटी में एसेट्स को माइनस कर देंगे तो मैं कितना अमाउंट पे करूंगा वो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक, और वो अमाउंट जो निकल के आया वही अमाउंट हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा और मैं इससे रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा और डिस्कशन ये कर रहा हूँ कि सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है और आईजीएसटी क्या होता है, एक यूटी जीएसटी आता है, यूटी जीएसटी क्या होता है, ठीक। यूटी जीएसटी को मैं यहाँ पे लाता हूँ क्योंकि यूनियन टेरिटरी में अगर सेल्स करोगे, है ना, तो यूजीएसटी लगेगा। देखो मान लेते हैं ये दिल्ली है, ठीक है, और उसके बगल में ये यूपी है। तो अगर यहाँ पे एक वेंडर है, ठीक है ना, ये एक वेंडर है जो गुड्स बेचता है और खरीदता है। ये वेंडर क्या है, मिस्टर ए, जो गुड्स खरीदता और बेचता है। तो अगर ये वेंडर दिल्ली में सामान सेल कर रहा है, दिल्ली के लोगों को सामान सेल कर रहा है और दिल्ली के लोगों से सामान परचेज कर रहा है, तो ये विद इन द स्टेट में ही सेल कर रहा है, मतलब जो सेल परचेज कर रहा है विद इन स्टेट में ही सेल परचेज कर रहा है, सेल्स भी कर रहा है दिल्ली में और परचेज भी कर रहा है दिल्ली में, दोनों कहाँ पे कर रहा है, दिल्ली में कर रहा है। तो ये इंट्रा स्टेट सेल परचेज कर रहा है, इसका नाम क्या रखेंगे, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट सेल परचेज, इंट्रा स्टेट सेल परचेज हो रहा है। तो यहाँ पे जो सेल परचेज कर रहा है इंट्रा स्टेट, इस पे जो इनवाइसिंग करेगा मिस्टर ए, वो इनवाइस जब गुड सेल करेगा मिस्टर ए, तो जब इनवाइसिंग करेगा, है ना, जब ये इनवाइसिंग करेगा तो इसका इनवाइसिंग क्या रहेगा, तो उस पर जीएसटी का जो नाम लिखेगा वो जीएसटी का नाम क्या लिखेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इस जीएसटी का नाम, दो नाम रख दिया इसने, एक सीजीएसटी नाम रख दिया, दूसरा एसजीएसटी नाम रख दिया। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट ये बना, अगर कोई भी बंदा विद इन स्टेट में सेल परचेज करता है, विद इन द स्टेट में सेल परचेज करता है, तो वहां पे जो जीएसटी चार्ज होगा वो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट टैक्स चार्ज होगा और एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेल्स टैक्स चार्ज होगा। सीजीएसटी का फुल फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट टैक्स और एसजीएसटी का फुल फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। क्लियर? लेकिन मान लेते हैं जो मिस्टर ए है वो डीलिंग जो कर रहा है, परचेज सेल्स कर रहा है तो दिल्ली का, ये बंदा कहाँ का है, दिल्ली का, लेकिन परचेज सेल्स जो करता है वो दिल्ली में भी करता है और यूपी में भी करता है। यहाँ पे मतलब सेल्स कर रहा है और यहाँ से परचेज भी कर रहा है। तो इस सिचुएशन में देखो बीच में बॉर्डर आ गया, ठीक, बीच में बॉर्डर था दिल्ली और यूपी के बीच में, अगर ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट जो जीएसटी चार्ज करेगा, मतलब यहाँ गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं, मिस्टर ए जो जीएसटी चार्ज करेगा अपने कस्टमर से, वो आईजीएसटी के रूप में, आईजीएसटी के रूप में जीएसटी चार्ज करेगा। ठीक, होप सो आपको क्लियर है। एंट्री वही होगा जो ऊपर मैंने कराया है। अगर वो परचेज करता है, मिस्टर ए अगर गुड्स परचेज करता है तो वही एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट। मैं पहले बात करता हूँ इंटर स्टेट का, ठीक इंटर स्टेट परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये मेरा एसेट्स होगा, ये मेरा एक्सपेंसेज होगा। फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये भी मेरा एसेट्स होगा, और टू कैश अकाउंट। क्लियर? सेल्स करेगा तो क्या एंट्री होगा विद इन स्टेट में, सेल्स करेगा इंटर, सॉरी ये इंटर नहीं होगा, अब विद इन द स्टेट करो तो ये इंट्रा होगा। ठीक है, मेरा क्या है इंट्रा, इंट्रा स्टेट। मैं विद इन द स्टेट में सेल करूंगा तो मैं परचेज करने का ये एंट्री करूंगा और सेल्स करने का क्या एंट्री करूंगा। अगर मैं सेल्स करता हूं इंट्रा स्टेट में तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू
आउटपुट CGST टू आउटपुट SG, ठीक है, ये मेरा लायबिलिटी बनेगा और ये भी लायबिलिटी, ठीक। अब जितना भी लायबिलिटी होगा, मान लेते हैं मेरा जो एसेट्स था, मतलब इनपुट था, मान लेते हैं ये 100 रुपया था, ठीक, और आउटपुट जो लायबिलिटी बन रहा है वो 120 रुपया बन रहा है। आउटपुट जो लायबिलिटी बन रहा है वो कितना बन रहा है, 120 रुपया। तो गवर्नमेंट को मुझे अल्टीमेटली कितना पे करे, कितना पड़ेगा, आउटपुट CGST, है ना, आउटपुट कितना है, आउटपुट में CGST और SGST, और इनपुट में कितना है, ये मेरा लायबिलिटी है आउटपुट वाला और ये मेरा एसेट्स है। इनपुट में CGST कितना है और SGST कितना है। तो आउटपुट में CGST मेरा 120 था और ये भी 120 था, ये 100 था, ये भी 100 था। इसका अगर नेट सेटलमेंट बात करें तो मुझे अल्टीमेट गवर्नमेंट को 20-20 रुपये दोनों पे करना पड़ेगा। तो पे करने के लिए क्या एंट्री करेंगे, लायबिलिटी है मेरा, एंट्री करेगा आउटपुट CGST लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, फिर आउटपुट SGST, ये भी लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, और टू कैश हम पेमेंट करें तो कैश भी मेरा घट रहा है, कैश मेरा एसेट्स होता है, एसेट्स भी घट रहा है। एंट्री कितना होगा, 20, 20 और 40। होप सो क्लियर है। तो ये इस टाइप से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कब आउटपुट CGST होगा, कब इनपुट CGST होगा और SGST होगा, ठीक। IGST किसके केस में होगा, तो अगर हम इंटर सेल करते हैं, इंटर परचेज करते हैं, इंटर सेल या इंटर परचेज करते हैं। इंटर का मतलब आउट ऑफ स्टेट, मतलब बीच में अगर बॉर्डर आ रहा है, मतलब ये दिल्ली है और ये हरियाणा है, इसके बीच में अगर ट्रांजेक्शन को वेंडर सेल्स कर रहा है, परचेज सेल्स कर, मान लेते हैं ये वेंडर जो है मिस्टर ए वो है दिल्ली का, बट परचेज सेल्स कर रहा है हरियाणा के साथ और दिल्ली के साथ, तो जो हरियाणा के साथ करेगा उसमें क्या लगेगा, IGST चार्ज करेगा, और जो दिल्ली के साथ करेगा उसमें CGST और SGST चार्ज करेगा। क्लियर है, होप सो क्लियर है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में ये दिल्ली में अगर ये ट्रांजेक्शन करता है, दिल्ली में सेल परचेज करता है, तो यहाँ पे इसके साथ जो चार्ज होगा CGST SGST होगा, और अगर वो हरियाणा के साथ करता है तो इस सिचुएशन में IGST वो चार्ज करेगा। अगर वो परचेज कर रहा है तो उसे IGST का चार्ज किया जाएगा, अगर वो सेल्स कर रहा है तभी वो IGST का चार्ज करेगा। क्लियर है, होप सो आपका क्लियर है। अब बात करते हैं थोड़ा सा सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस का, सेटलमेंट ऑफ GST टैक्सेस। अभी आपने पढ़ा CGST का आउटपुट टैक्स, ये मैं आउटपुट लिख रहा हूं, आउटपुट टैक्स CGST, IGST और SGST, और इधर लिख रहा हूं इनपुट, सॉरी इधर लिख रहा हूं मैं इनपुट, ये मेरा आउटपुट है, इधर लिख रहा हूं मैं इनपुट टैक्स। इनपुट में वही CGST, IGST और SG। होप सो क्लियर है, ठीक है। देखो इनपुट मेरा कितना है, इनपुट मेरे लिए एसेट्स होता है ना, इनपुट मेरे लिए एसेट्स होता है और आउटपुट मेरे लिए लायबिलिटी होता है। लेट से मान लेते हैं सेटल, मान लेते हैं कि मेरे पास CGST का बैलेंसिंग दिया हुआ है 1000, IGST का 2000 है और SGST का 3000 मेरे पास एसेट्स है, मतलब एसेट्स मतलब इनपुट CGST SGST और IGST है। आउटपुट मान लेते हैं CGST में है 3000, यहाँ पे है 2000 और यहाँ पे है 1000, ठीक। तो मुझे अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक। देखो गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा वो मैं सिखा रहा हूँ। देखो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा वो अभी मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। बैलेंस शीट में कितना जाना है, प्रॉफिट लॉस में कितना जाना है वो बताना होता तो मैं इजीली तुमको बता देता कि कितना है, और मैंने क्वेश्चंस में करा भी रखा है, ठीक। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम एराइज ना हो। मान लेते हैं आपके पास CGST है 1000 रुपया और यहाँ पे आउटपुट लायबिलिटी है 3000, यहाँ पे इनपुट IGST 2000 और आउटपुट है भी 2000 है, ठीक। CGST है आपके पास 3000 और SGST आपके पास जो बचा हुआ इनपुट का वो 3000 और आउटपुट का जो SGST है वो बचा हुआ है 1000। तो आपको नेट सेटलमेंट करके कितना पेमेंट करना पड़ेगा और कितना आपका एसेट्स और कितना लायबिलिटी बचता है वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। मतलब कितना बैलेंस शीट में मेरा एसेट्स और लायबिलिटी बचेगा वो आपको लिखना है, कितना लिखना है वो आपको देखना है, ठीक। और कितना मुझे पेमेंट करना पड़ेगा।
देखो सबसे पहले हम लोग सेटलमेंट का, देखो मेरा ये एसेट्स है, तो 1000 का एसेट्स है और लायबिलिटी कितना है 3000 का, तो आप इस 1000 का सेटलमेंट आप इस 3000 से कर लीजिए, मतलब आपको 1000 रुपया पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से 1000 माइनस करिए और बच कितना गया 2000। अभी प्लीज अभी यहाँ पे फोकस मत करना, ठीक है ना, बच कितना गया 2000 रुपया। सॉरी मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे फोकस करना, ठीक है ना, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फोकस नहीं करने का मतलब आपको यहाँ पे 2000 पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग देख लेते हैं सेटलमेंट कर रहे हैं कि कैसे हम लोग उसको सेटल करेंगे। तो सबसे पहले सेटलमेंट करने का तरीका क्या है, आप कॉन्सेप्ट समझो, CIS, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया CIS, और ये फिर CIS, मेरा ये इनपुट टैक्स है और ये मेरा आउटपुट टैक्स है। तो सबसे पहले सेटलमेंट करने का इसको इसके साथ करेंगे, और अगर कुछ बैलेंस अगर मेरे पास बच गया तो फिर इसके साथ करेंगे, ठीक है। फिर इसको फर्स्ट इसके साथ करेंगे, अगर कुछ बैलेंस इसमें बच गया तो इसके साथ और इसके साथ, क्लियर। फिर इसको इसके साथ करेंगे, फिर कुछ बैलेंस बच गया तो इसके साथ करेंगे, लेकिन इसका इसके साथ नहीं करेंगे और इसका इसके साथ डायरेक्टली नहीं करेंगे, क्लियर। तो उसी टाइप से यहाँ पे मेरे पास एसेट्स 1000 था और लायबिलिटी 3000 का था, तो मैंने 1000 सेटल कर लिया, अभी 2000 बैलेंस बचा हुआ है, क्लियर। फिर यहाँ पे देखो 2000 का बैलेंस यहाँ था और यहाँ पे भी 2000 का बैलेंस है, तो मैं इसके साथ सेटल कर लूंगा, ठीक। इसके मतलब मुझे ये 2000 का पेमेंट करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 5000 रुपया, ठीक, यहाँ पे कर दे रहा हूँ 5000, इस सिचुएशंस में 2000 इससे सेटल कर लेता, फिर यहाँ पे भी 2000 सेटल कर लेता, यहाँ पे भी 2000 सेटल कर लेता, मुझे ये पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ता। देखो अभी प्रीवियस में बताया इसको पेमेंट करना पड़ जाएगा, ठीक, इसको पेमेंट करना पड़ जाएगा। लेकिन IGST वाले के केस में अगर इसके पास 5000 रुपया है तो इस सिचुएशन में सबसे पहले इससे सेटल कर लेगा, ठीक, इसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर इस 5000 में 2000 यहां से सेटल कर लेगा, इसको भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आते नीचे, नीचे मेरे पास कितना है 3000, तो 3000 में सबसे पहले यहाँ पे सेटल कर लेंगे, कितना 1000। तो मतलब आउटपुट मेरे पास कम है, आउटपुट मुझे कुछ भी पेमेंट करने के पास नहीं पड़ रहा। लेकिन आप देखो यहाँ पे आपके पास IGST में 1000 का बैलेंस बच गया और यहाँ पे आपके पास 2000 का बैलेंस बच गया। इसके मतलब आप एसेट्स में शो कर सकते हैं IGST के रूप में 1000 रुपया और SGST के रूप में 2000 रुपया। होप सो क्लियर है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और समझाता हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करना। मान लेते मेरे पास CGST है, IGST है और SGST है, फिर यहाँ पे भी CGST, IGST और SGST। ये मेरा इनपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स का मतलब ये मेरे लिए एसेट्स है और ये मेरा आउटपुट टैक्स है, ये मेरे लिए लायबिलिटी है, ठीक। मान लेते मेरे पास ये 3000 का बैलेंस है, ये 1000 का बैलेंस, ये 2000 का बैलेंस है, ये 8000 का बैलेंस, ये 3000 का बैलेंस है, ये 2000 का बैलेंस, ठीक। इतना इतना मुझे टैक्सेस है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सेटलमेंट पहले इससे साथ कर लेते। तो 3000 पे मेरे पास एसेट्स है और लायबिलिटी मेरे पास 1000 पे करना है, तो मुझे 1000 पे कर देंगे, तभी मेरे पास कितना बचेगा 2000 बचेगा। इसका मतलब अभी इसमें 2000 बचा हुआ है, क्लियर, का बचा हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं, इसका यूज सबसे पहले इसी के साथ करेंगे। तो मेरे पास 2000 का एसेट्स था और लायबिलिटी कितना था 8000, इसका मतलब मैं 2000 पे करूंगा और मेरे पास लायबिलिटी अभी 6000 का बचा हुआ है, क्लियर। यहाँ पे एसेट्स 2000 का बचा हुआ है और यहाँ पे लायबिलिटी 6000 का बचा हुआ है। फिर यहाँ पे 3000 है और यहाँ पे है 2000, इसका मतलब मैं यहाँ पे 2000 इसको पे कर दूंगा, ठीक। ये तो खत्म हो, क्या इसका इसके साथ यूज कर सकता हूँ, हाँ 1000 जो यहाँ पे बचा हुआ है 2000 पे करने के बाद जो 1000 बचा हुआ है इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज IGST का कितना बच गया 5000। क्या ये मेरे पास जो बैलेंस बचा हुआ है, ये 2000 रुपया जो बचा हुआ है ना, ये 2000 जो बचा हुआ है, क्या इसका यूज यहाँ से, सॉरी, क्या इसका यूज क्या मैं इसका यूज इसके लिए कर सकता हूँ IGST के लिए? तो हाँ इसका भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसका यूज इसके साथ कीजिए, अगर कुछ बच जाता है तो फिर आप इसके साथ कर सकते हैं। इसका मतलब आपके पास लायबिलिटी कितना है 5000 है, 5000 में आप 2000 और माइनस करिए, आपको पास IGST का जो लायबिलिटी पे करना है वो 3000 पेमेंट करना है। लेकिन मान लेते हैं अगर यहाँ पे मान लेते हैं बैलेंस 0 जाता, तो क्या इसका यूज यहाँ पे कर सकते थे? अगर यहाँ पे कुछ बैलेंस होता तो नहीं, इसके साथ बैलेंस नहीं यूज करना है और ना ही इसका इसके साथ बैलेंस यूज।
इसका मतलब आपके पास अगर मैं टोटल इधर ऐड करूं तो टोटल कितना आ रहा है, 3000 प्लस 2000 प्लस 3000। इधर आ रहा था कितना, 3 2 5 5 3 8000। इधर कितना आ रहा था 1000, 8 1 9000 और 9 2 11000, 9 2 11000। अब देखो एसेट्स मेरे पास 3000 का है और लायबिलिटी कितना है 11000 का। ठीक, तो मेरे पास अभी लायबिलिटी बचा हुआ कितना 3000। देखो लायबिलिटी बचा हुआ है, तो लायबिलिटी तो बचा हुआ है 3000, यहाँ पे भी लिखा 3000, लेकिन कौन सा इस टाइप से अगर बनाओगे तो कौन सा लायबिलिटी बचा हुआ वो नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर इस टाइप से बनाओगे तो तुम्हारा कौन सा लायबिलिटी बचा हुआ वो तुमको पता चल जाएगा। तो आपको बैलेंस शीट में क्या लिखना है, बैलेंस शीट में लिखना है आउटपुट IGST कितना 3000 रुपया। होप सो क्लियर है। तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटी है, उसको सेटलमेंट करने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा वो आपको शो करना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, है ना, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो ये आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन है ना, ICI का मटेरियल है, स्टडी मैट। आप जब इसमें देखोगे तो आपको उसी टाइप से मिलेगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देखो क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इनपुट CGST, इनपुट SGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST। अब यहाँ पे बताओ नेट इम्पैक्ट कितना जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक, तो मैंने वही फॉर्मूला बनाना है, CIS और CI, ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। क्लियर। इनपुट में देखो कितना है, CGST मेरे पास कितना है 10,000 रुपया और इनपुट SGST कितना है 10,000, IGST कुछ भी नहीं है। आउटपुट में देखो CGST कितना है 8,000, आउटपुट में SGST कितना 8,000 और IGST है 6,000। अब सेटल करो, सेटल करेंगे सबसे पहले कितना आएगा, तो 10,000 में से 8,000 चला गया, बचा हुआ है कितना 2,000। अब इस 2,000 को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो ये बच गया कितना, ये खत्म हो गया और ये बच गया 4,000, क्योंकि 2,000 माइनस कर देंगे तो ये बच गया कितना 4,000। ठीक, उसी टाइप से 10,000 में सबसे पहले इसका यूज कर लो, 8,000 खत्म हो गया, इधर ये नील हो गया और यहाँ पे 8,000 खत्म हो गया तो कितना बच गया 2,000। ठीक, अब इस 2,000 का यूज कर सकते हैं इसके साथ कितना 2,000, तो ये बैलेंस कितना बच जाएगा 2,000। मेरा कौन सा लायबिलिटी बना, 2,000 मेरे पास जो बचा हुआ है वो IGST का 2,000 बचा हुआ है। तो इसको कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे IGST के रूप में, IGST है ना, आउटपुट IGST कितना 2,000। देखो बैलेंस शीट में IGST इसने 2,000 लिखा है कि नहीं लिखा, आउटपुट IGST। इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में कराया। ठीक, होप सो आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को फिर से देखिए। अब फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं फिर से इसको आसान भाषा, इससे भी आसान कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। होप सो क्लियर होगा। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग GST का ही बात करेंगे, बट इससे आगे।